सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनएमआर के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शेल्डिंग और डिशेल्डिंग का डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे आगे जो भी एनएमआर हम लोग स्टडी करेंगे उसमें शेल्डिंग और डिशेल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बार यूज होता है। अगर हमको ये अभी से क्लियर हो गया तो जो आगे का एनएमआर है उसको हम लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या होता है शेल्डिंग, कैसे होता है शेल्डिंग, और डिशेल्डिंग क्या होता है और डिशेल्डिंग भी कैसे होता है, सबके सब डिस्कस करते हैं। ठीक, तो शेल्डिंग और डिशेल्डिंग की बात करते हैं। पहले देखो, एक चीज़ याद रखो कि जो न्यूक्लियस होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सबको पता होता है। और वो इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेंगे, तो वो भी क्या कर लेते हैं, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। किसकी प्रेजेंस में? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। मान लिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इतना S0, ठीक है, S0। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ सर्कुलेट कर रहे हैं, वो अपना एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब जो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये दो डायरेक्शन ले सकता है, दो डायरेक्शन में काम कर सकता है। कैसे? एक डायरेक्शन तो ऐसा होगा कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में चले जाए, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अलाइंग विद, कौन सा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अलाइंग विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक तो डायरेक्शन ही हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, इट अपोज, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है हो सकता है कि वो इसको अपोज करे, किसको? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों ही केस में क्या होगा देखते हैं। ठीक, तो चलो दोनों का डायग्राम से समझते हैं भाई। मैंने दो न्यूक्लियस बना दिए, दो न्यूक्लियस मैंने बना दिए। एक और ये बना देता हूँ, न्यूक्लियस बना दिया। ये हो गया। अब क्या करना है मुझे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड S0 मान लिया उसको मैंने, क्या मान लिया, S0 मान लिया, सही है। अब जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न हुआ है, वो अगर इस डायरेक्शन के अलाइन में जाए, इसी डायरेक्शन में काम करे, ये ऊपर को जा रहा है और वो भी ऊपर को सपोर्ट करे इसको, तो क्या होगा देखो। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये है और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अलाइन जा रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है देखो। मान लिया सपोज दैट जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है न्यूक्लियस के लिए, वो कर रखा है मैंने 10 का, खाली मान लिया, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो भी इंड्यूस्ड अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। अगर वो भी उन्होंने कर दिया 2 का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, कितने? इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, जुड़ जाएगा, सिंपल बात है। तो जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कितने मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा? 12 का, 10+2, क्लियर। दूसरा केस में क्या हो सकता है कि मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया 10 का, ठीक, क्योंकि ये अपोज कर रहा है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया मैंने 10 का, और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्योंकि अपोज कर रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं दूसरे केस की। अगर वो अपोज करेगा, मान लिया उसने अपोज किया 2 का, ठीक, तो इस न्यूक्लियस तक कितना मैग्नेटिक फील्ड पहुंचा? 8 का, 10 ऋण 2 8, और यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक। ये तो एक बात क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि रेजोनेंस तो आपको पता है, रेजोनेंस क्या होता है, जब रेडियो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू, रेजोनेंस कब होता है, जब रेडियो फ्रिक्वेंसी मतलब RF इक्वल टू प्रेसिशनल फ्रिक्वेंसी, ये पहली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, प्रेसिशनल फ्रिक्वेंसी।
अब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, जब रेजोनेंस होगा तभी एब्जॉर्प्शन होगा, तभी जो न्यूक्लियस है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्प्शन होगा तो तभी क्या होगा, एनएमआर स्पेक्ट्रम में सिग्नल दिखाई देगा उस न्यूक्लियस का जो एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर। अब यहाँ पर मान लिया कि मुझे रेजोनेंस के लिए जो भी ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, मान लिया वो हमको चाहिए रेजोनेंस के लिए, खाली सपोज कर रहे हैं, वो चाहिए हमको 15 चाहिए, 15 की ज़रूरत है। ठीक, इस न्यूक्लियस ने कितना फील किया है, 12 का फील किया हुआ है, 12 का फील किया, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितना चाहिए, 3 का, कितना 15 ऋण 12, 3, मतलब लेस मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है रेजोनेंस में आने के लिए। इसको बोलते हैं एक चीज़ और, इसको बोलते हैं डिशिल्डेड न्यूक्लियस। डिशिल्डेड क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा। अब देखो रेजोनेंस में 15 मान है, इसके पास कितना था 12 का, तो कितने की ज़रूरत पड़ी, 3 की ज़रूरत पड़ी, मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड की इसको ज़रूरत पड़ी जिससे ये रेजोनेंस में आ सके और एब्जॉर्प्शन कर सके। अगर इसी केस में अगर हम बात करें, अगर रेजोनेंस के लिए कितनी चाहिए 15, हमारे पास कितना है 8 का, कितनी ज़रूरत पड़ेगी 15 ऋण 8 मतलब 7। ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला न्यूक्लियस है जिसको हम लोग शिल्डेड न्यूक्लियस बोलते हैं, शिल्डेड न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, शिल्डेड न्यूक्लियस में हमको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूक्लियस को ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। देख रहे हो यहाँ पर 3 की ज़रूरत है, यहाँ कितने की ज़रूरत है 7 की ज़रूरत है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी जिससे ये न्यूक्लियस रेजोनेंस में आ सके, रेजोनेंस में आने से एब्जॉर्प्शन कर सके और एनएमआर स्पेक्ट्रम दे सके। ये क्लियर है। तो इसलिए जो मैंने ये पहले से ड्रॉ कर रखा है, टीएमएस क्या है, एक रेफरेंस है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग किसी भी प्रोटॉन का, किसी भी टाइप के प्रोटॉन का एनएमआर सिग्नल लिख सकते हैं। ठीक, ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दी है। अभी केमिकल शिफ्ट इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डेल्टा में भी दी जाती है और टाउ में भी दी जाती है। ठीक, तो ये हमारी डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, देखो इस साइड को डेल्टा की वैल्यू कम होती है, मतलब अप फील्ड को कम होती है और उसको क्या बोलते हैं, डिशिल्डिंग बोलते हैं। जबकि जो टाउ की वैल्यू है ये जस्ट इसका उल्टी होंगे, अगर ये 0 होगा तो ये 10 होगा। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, देखो अप फील्ड क्यों बोला, इसको अप फील्ड क्यों बोला, क्योंकि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है रेजोनेंस में आने के लिए इस न्यूक्लियस को। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मतलब हायर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या, अप फील्ड भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, और इसको क्या है, इसके कंपेयर में इसको क्या है, कम मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है इस न्यूक्लियस को रेजोनेंस में आने के लिए, इसलिए क्या बोला, इसको डाउन फील्ड बोला, मतलब कम, डाउन मतलब कम। ठीक, अब उसको शिल्डिंग क्यों बोला और इसको डिशिल्डिंग क्यों बोला ये भी बता रहा हूँ। अब हुआ क्या कि जो भी न्यूक्लियस है यहाँ पर, जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो बिना मैग्नेट इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ। जैसे मान लिया कोई एटम है, एटम है हमारे पास, उसके बाद क्या है, प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इस प्रोटॉन तक पहुंचने से रोकते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा कि इस केस में क्या होगा, अगर मान लिया यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो उस केस में क्या होगा कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इनको अपोज कर लेगा। अपोज करने से क्या होगा कि जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है वो जैसा है, उसकी जैसी भी अभी स्पिन है, उससे उस स्पिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट इस प्रोटॉन तक बहुत कम पहुंच पाएगा। क्योंकि प्रोटॉन ने, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने क्या कर रखा है, उस मैग्नेटिक फील्ड को अपने मैग्नेटिक फील्ड से अपोज कर रखा है, जिससे इसका इफेक्ट इस प्रोटॉन तक बहुत कम पहुंचेगा। और कम पहुंचेगा तो हम इसलिए इस न्यूक्लियस को, जिसमें प्रोटॉन है, इस न्यूक्लियस को बोलते हैं कि शील्डेड है, मतलब ढका हुआ है ऊपर से, प्रोटेक्टेड है, किन से, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इसके जैसे इस केस में हुआ था, क्योंकि अपोज भी कर रहा है, देखो। ठीक, अब देखो, अब ऐसा हो सकता है कि मान लिया मेरे पास प्रोटॉन है, ठीक, प्रोटॉन के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, पर इलेक्ट्रॉन कम है, चलो इतने इलेक्ट्रॉन मान लिए। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये जो प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है, कम इलेक्ट्रॉन, वो अपोज नहीं कर पाएंगे। अपोज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, ये जो प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन है, ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, फील करेगा। ठीक, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील करने से जो एक कवर है, इसका आउटर कवर, वो रिमूव हो जाएगा। हम इसलिए बोलेंगे कि जो ये प्रोटॉन है ये डिशिल्डेड है, क्योंकि
जो इसकी आउटर कवरिंग थी इलेक्ट्रॉन की, वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हटा दी जाएगी, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो इसलिए जहाँ पर अलाइन करता है, जहाँ पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होता है, उसके डायरेक्शन में होता है, तो वहाँ पर क्या होती है, डिसल्डिंग होती है। ठीक, डिसल्डिंग क्यों होती है? देखो, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कम है, इसको अपोज कम कर पाएंगे, अपोज नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, उसके डायरेक्शन में चले जाएंगे। फिर डायरेक्शन में जाने से प्रोटॉन की जो आउटर कवरिंग है इलेक्ट्रॉन की, वो हट जाएगी, क्योंकि कवरिंग हट गई, इसलिए क्या बोलते हैं, असुरक्षित हो गया, अभी इसको बोलते हैं डिसल्डिंग। तो ये है शील्डिंग। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन के चारों तरफ तो क्या होगी, शील्डिंग होगी। शील्डिंग क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर देंगे, जिससे ये जो प्रोटॉन है वो सुरक्षित रहेगा, इसलिए बोलते हैं उसको शील्डिंग, इसको बोलते हैं डिसशील्डिंग। ठीक।